नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद आज गणतंत्र दिवस के इस सुअवसर पर उस इत्तफाक को आपसे साझा करने जा रहा हूं जब मेरी लिखी हुई पुस्तक आमचो बस्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके उनके ही दो प्रमुख सहयोगियों कैप्टन लक्ष्मी सहगल और श्री मोहन लहरी के बीच का सेतु बन गई थी। यह स्वयं पर गर्व करने योग्य कहानी से आपको विस्तार से अवगत कराता हूं, लेकिन उससे पहले यह कहना चाहता हूं कि आज जब राजपथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा ठीक उसी स्थान पर लगाई जा रही है जहां कभी साम्राज्यवादिता के प्रतीक के रूप में जॉर्ज पंचम विराजमान थे, तब एक स्वाधीन और गणतंत्र देश के नागरिक होने के वास्तविक रोमांच की अनुभूति हो रही है। यह दुखद है कि नेताजी सुभाष जैसे बलिदानियों को उनका वास्तविक सम्मान बहुत देर से मिल सका है। वे जब सक्रिय राजनीति में थे तब अंग्रेजों के लिए रहस्य थे, और जब वह हवाई दुर्घटना हुई जिसमें कथित रूप से नेताजी सुभाष को दिवंगत मान लिया गया, तत्पश्चात भी ऐसी अनेक गुत्थियां आपस में उलझ गई हैं, उन पर से कभी पर्दा नहीं उठ सका। अनुज धर जैसे शोधार्थी लेखकों ने नेताजी से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने का भरपूर प्रयास किया है। इसमें वे बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। इस भूमिका के बाद मूल घटनाक्रम पर आते हैं। यह बात वर्ष 2010 के आसपास की है। मैं उन दिनों अपने उपन्यास आमचो बस्तर के लिए काम कर रहा था। इसी दौरान मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर के जिला अतिथि गृह में एक वृद्ध जिनका नाम मोहन लहरी है, प्रशासन की ओर से लंबे समय से ठहराए गए हैं। वे कभी बस्तर रियासत के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के सलाहकार के रूप में भी कार्य करते रहे थे। मैं बस्तर अंचल के इतिहास पर काम कर रहा था, इसलिए यह मुलाकात आवश्यक प्रतीत हुई। जब मैंने श्री मोहन लहरी के विषय में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया तो पता चला कि उनके पास से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े अनेक कागजात प्राप्त हुए थे। वे स्वयं कभी आजाद हिंद फौज से भी संबद्ध रहे हैं। श्री लहरी को इसी आधार पर और उनकी अतीव वृद्धावस्था को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने गेस्ट हाउस में एक कमरा प्रदान कर दिया था। वे बहुधा कांकेर में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में सम्मानित भी किए जाते थे। मैं जब श्री मोहन लहरी से मिला तब जानकारी प्राप्त हुई कि वे नेताजी के साथ काम करने वाले प्रमुख साथियों में से एक थे, जिनको आजाद हिंद सरकार में भी दायित्व प्राप्त था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन का आरंभ महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस के साथ किया था। कैसे मेरी पुस्तक ने नेताजी के दो साथियों के मध्य पुल का काम किया, इसे जानने के लिए आइए श्री मोहन लहरी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे पहले साझा कर लूं। मैं जब उनसे पहली बार मिला तब मुझे खादी का कुर्ता पहने देखकर वे न केवल प्रसन्न हुए बल्कि इसके बाद बातचीत में भी सहज हो गए थे। वे अपनी आवाज और स्वभाव में कड़क मिजाज थे। श्री मोहन लहरी का जब मैंने साक्षात्कार लिया तब ज्ञात हुआ कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ प्रेस पब्लिसिटी एंड प्रोपागेंडा के प्रोग्रामिंग ऑफिसर रहे थे। यदि उनका जीवन परिचय संक्षेप में प्रस्तुत करूं तो मोहन लहरी का जन्म वर्ष 1908 को होशंगाबाद में हुआ था तथा 104 वर्ष की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा के पश्चात कांकेर के एक गेस्ट हाउस में 29 अगस्त 2012 की मध्य रात्रि को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। श्री मोहन लहरी प्रखर वक्ता तथा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी और जर्मन भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने फिलीपींस की एक महिला फ्लोरा फ्रांसिस से प्रेम विवाह किया था।
14 साल के दाम्पत्य जीवन में उनकी एक कन्या भी थी। क्रांतिकारी और उसके परिजनों का जीवन सर्वदा दांव पर लगा रहता था। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जापान में रहे, साथ ही जापानी अखबार निशी निशी के लिए पत्रकारिता भी करते रहे थे। उस दिन वे नेताजी के साथ किसी कार्य से बाहर थे जब उनके बंगले को 8 टन का बम गिराकर नष्ट कर दिया गया। इस हमले में श्री मोहन लहरी की पत्नी और पुत्री मारे गए। श्री लहरी कुछ समय तक मानसिक रूप से आहत रहे तथा अस्पताल में भी थे। जापान से अपने परिजनों की निरंतर तड़पाती यादों से भागकर वे नेताजी के निर्देश पर रंगून आ गए। श्री लहरी जनरल आंग सांग के भी संपर्क में थे। बर्मा पहुंचकर उन्होंने वॉइस ऑफ बर्मा नाम का एक अखबार निकाला और कलम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने लगे। उन्हें आजाद हिंद सरकार के गठन के साथ ही जनसंपर्क सहित अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्रदान की गईं। इसी मध्य नेताजी के देहावसान के समाचार ने आजाद हिंद फौज से जुड़े अनेक कर्मठ सेनानियों को भूमिगत और गुमनाम हो जाने के लिए बाध्य कर दिया था। श्री लहरी कहते हैं कि अंग्रेज हमारी बंदूक छीन सकते थे, लेकिन कलम की धार का मुकाबला कैसे करते। श्री लहरी ने 2 किताबें भी लिखी थी। नेताजी स्पीक्स, जिसका ट्रांसलेशन हुआ है बांग्ला में आमी सुभाष बोलछी, और हिंदी में भी किसी जमाने में यह किताब आई थी। दूसरी किताब थी टोक्यो टू इम्फाल, जो उन्होंने बर्मा में लिखी थी, जिसे रंगून में बर्मा पब्लिशर्स ने प्रकाशित किया था। ये दोनों ही किताबें अब उपलब्ध नहीं है। मुझे बहुत ही रुचिकर तरीके से श्री लहरी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने भारत लौटने की घटना के विषय में बताया था। कैसे वे असम पहुंचे, जहां एक भारतीय अधिकारी ने उनकी सहायता की। नेताजी के साथी होने के कारण उनके पीछे बहुत समय तक जासूस लगा दिए गए थे। मुझे इस बात को कहते हुए गहरा दुख है कि आजाद भारत की सरकारों ने ही नेताजी के साथियों की जासूसी करवाई थी, लेकिन क्यों? उन्हें इन स्वतंत्रता वीरों से क्या भय था? निरंतर की जा रही अपनी जासूसी से तंग आकर दबंग श्री लहरी ने सीधे ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से दार्जिलिंग में मुलाकात की। उनकी बाद में जासूसी हुई अथवा नहीं, यह तो ज्ञात नहीं, लेकिन सरकार ने उन्हें चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। कर्मठ श्री लहरी ने स्वयं घूम घूम कर सिवनी, छिंदवाड़ा जैसी जगहों में अनेक आंगनबाड़ियां खोली हैं। आत्मा से पत्रकार श्री मोहन लहरी क्रॉनिकल से भी कुछ समय तक जुड़े रहे थे। बाद में भोपाल में रहकर वे स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे। उसी दौरान बस्तर रियासत के अंतिम महाराजा तथा तब विधायक रहे प्रवीर चंद्र भंजदेव ने श्री लहरी का कोई आलेख पढ़कर उनसे संपर्क किया और फिर वे उन्हें अपने साथ बस्तर ले आए। श्री लहरी लगभग 6.5 साल तक प्रवीर चंद्र भंजदेव के सलाहकार भी रहे तथा तत्कालीन बस्तर की ज्वलंत राजनीति में अपनी प्रखर सोच का योगदान देते रहे। प्रवीर से किसी अनबन के कारण स्वाभिमानी श्री लहरी कांकेर आ गए तथा वर्ष 1965 से लेकर वर्ष 2012 अपने निधन तक उन्होंने अपने जीवन का शेष हिस्सा कांकेर में रहकर ही गुजारा। श्री मोहन लहरी से जो एक बार भी मिला है, वह उनके जीवन का अविस्मरणीय संस्मरण बन जाते थे। मेरी आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2011 में लहरी जी से हुई थी। वे क्षीणकाय तथा एकाकीपन से त्रस्त स्वयं को महसूस कर रहे थे। शायद उन्होंने उस लोक में जाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि उनकी पिछली मुलाकातों से अलग इस बार वे श्री कृष्ण और उनके समाजवाद पर व्याख्यान देते रहे। रह रहकर वे अपनी दिवंगत पत्नी तथा पुत्री को याद करने लगते थे। यदि कोई मर्म समझे तो ऐसी प्रेम कहानी भी आज तक देखने को नहीं मिलती, जहां श्री लहरी ने अपनी पत्नी फ्लोरा फ्रांसिस की याद में ही युवावस्था से मृत्यु पर्यंत अविवाहित एकाकी जीवन जिया है।
तथा वे उन्हें बार बार और प्रतिदिन याद किया करते थे। लंबी उम्र के बाद भी श्री लहरी की आवाज स्पष्ट और बुलंद थी। सामाजिक संदर्भों पर बोलते हुए वे आंदोलित और आग्नेय हो जाया करते थे। श्री मोहन लहरी से इस मुलाकात को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मैंने उन्हें अपने उपन्यास का एक पात्र बनाते हुए उपन्यास आमचो बस्तर में उनकी कहानी और जीवन के संघर्षों को शब्दशः प्रस्तुत कर दिया था। इतना ही नहीं, अपनी पुस्तकों बस्तर के जननायक तथा बस्तरनामा में भी मैंने उन पर विशेष आलेख लिखे थे। यह तो एक लेखक के रूप में मेरा दायित्व था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। उस दिन मैं चौंक गया जब वरिष्ठ साहित्यकार तथा जहां बांस फूलते हैं जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास के लेखक श्री श्री प्रकाश मिश्र ने वर्ष 2012 के आरंभ में मुझे फोन किया तथा आमचो बस्तर लेखन की बधाई देते हुए श्री मोहन लहरी जी के संबंध में जानकारी चाही। श्री प्रकाश मिश्र ने बताया कि मेरी पुस्तक आमचो बस्तर पढ़ने के बाद वे नेताजी के इस साथी पर जानकारी संग्रहण करने के लिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल से मिले थे। कैप्टन सहगल को इतना ही ज्ञात था कि लहरी जी मध्य प्रदेश में कहीं रह रहे थे। इसके पश्चात उनकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ल ने मेरे उपन्यास आमचो बस्तर के अंतर्गत दी गई जानकारी से उन्हें अवगत कराया। कैप्टन सहगल न केवल प्रसन्न हुई बल्कि उनसे मिलना भी चाहती थी। हम दोनों ही लेखक यह चाहते थे कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल तथा श्री मोहन लहरी की मुलाकात संभव हो सके। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुस्तक के माध्यम से कैप्टन सहगल और मोहन लहरी की कड़ी तब जुड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से उन दिनों दोनों ही अस्वस्थ थे और कुछ ही समय के अंतराल में दोनों ही महान विभूतियां दिवंगत हो गई। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का निधन 23 जुलाई वर्ष 1912 को हुआ था और इसके केवल एक महीने बाद 29 अगस्त 2012 को श्री मोहन लहरी ने अपनी आखिरी सांस ली। मेरी पुस्तक आमचो बस्तर अप्रत्यक्ष ही सही दो क्रांतिकारियों को आपस में सुध बुध लेने का माध्यम बन सकी, इस बात का गौरव मुझे हमेशा रहेगा। सभी मित्रों को जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।